Dear students, in the previous part of this chapter, you read that a strong wave struck Wave Walker and entire ship broke, and the passengers, the travelers, Gordon Cook with his family and crew members, they all were faced trying to confront that situation. They were trying to save themselves as well as the Wave Walker. So this had happened on January 2nd. Now this was the morning of January 3rd. By the morning on January 3rd, the pumps had the wave water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. जनवरी 3rd की मॉर्निंग को पंप ने वाटर लेवल इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था, पंप जो पंप आउट कर रहा था पानी को बोट से बाहर, तो उसके कारण वो वाटर लेवल डाउन हो गया था और इतना डाउन हो गया था कि इन लोगों को ये उम्मीद थी, इत्मीनान हो गया कि अब उनके साथ कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो रोटेशन में 1 बाय 1 वो 2 घंटे की रेस्ट ले पा रहे थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main reef frames were smashed down to the keel. और ये होने के बावजूद इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं नीचे के वाटर लाइन के नीचे जो बोट का पोर्शन पानी के अंदर था, वहाँ कहीं ना कहीं से वाटर सिप हो रहा था, मतलब वाटर रिस्क के अंदर आ रहा था बोट में। चेक करने पे इन्होंने ये पाया कि सारे मेन फ्रेम्स जो थे जिससे बोट बनी हुई थी, लकड़ी के टुकड़े जिनसे बोट बनी हुई थी, वो सारे क्रैक हो गए थे, स्मैश हो गए थे तूफ़ान के असर से, और वो टूटे हुए थे। सेंटर पॉइंट जो था कील, वहाँ तक वो ब्रोकन थे और उसमें से पानी अंदर आ रहा था सिप होके। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. तो cupboard partitions ही थे जो कि उस starboard side को, we have already seen, starboard side means right side of the boat, उसके right side को, और hull means body, स्टारबोर्ड के बॉडी को जो होल्ड कर पा रहा था वो बस कबर्ड के कुछ अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड होते हैं बोट के अंदर कबर्ड, अलमीराज बने हुए थे लकड़ी के, और वही अलमीरा जो थे उन्होंने उसके साइड को पकड़ के रखा हुआ था। नहीं तो जो सारे पार्ट्स थे बोट के बाहर की लकड़ी के जो पार्ट थे वो सब ब्रोकन थे और सबसे पानी अंदर आ रहा था। लेकिन जो कबर्ड कंस्ट्रक्टेड था अंदर की तरफ, अलमीरा जो कंस्ट्रक्टेड था वुडन, वो अंदर की तरफ उसने होल्ड करके रखा हुआ था उस बोट को। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब से उनके अंदर तूफ़ान आया था वेव वॉकर में, तब से 15 घंटे बीत चुके थे। बट द वेव वॉकर वुडन होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये तो जाहिर सी बात थी कि वो वेव वॉकर अब बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता इस वर्स्ट वेदर को, और इसके साथ वो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच जाएंगे। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. तो अपने चार्ट को लेके इन्होंने जब गॉर्डन कुक ने कैलकुलेट किया तो उनने पाया कि कहीं आसपास 2 छोटे आइलैंड होंगे जहाँ पे वो शेल्टर ले सकते हैं। अगर उसमें से किसी तक पहुँच पाते हैं तो वहाँ वो अपने बचने की उम्मीद कर सकते हैं। वन ऑफ देम आयल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उसमें से एक जो आयल एम्स्टर्डम था वो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। तो ये जो उनकी उम्मीद थी, इतने बड़े समुद्र में, इतने बड़े ओशन में एक पिन प्रिक की तरह एक छोटे से ओशन को ढूंढना, ऐसा था जैसे पिन के सुई के नोक की तरह किसी जगह को ढूंढना इतने बड़े ओशन में। लेकिन फिर भी वो उम्मीद रखे हुए थे, दे वर इन होप। But unless the wind and the seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. लेकिन जब तक हवा की रफ्तार धीमी नहीं होती और वो अपने सेल को, मेन जो सेल था उसको ऊपर चढ़ाते नहीं है, होइस्ट नहीं करते, फहराते नहीं है ऊपर की तरफ, तब तक उनकी चांसेस नहीं थी कि वो इस जगह तक पहुंच पाएंगे। द ग्रेट वेव्स हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। क्योंकि लहरों के कारण, स्टॉर्म के कारण उनका जो ऑक्सिलरी इंजन, एक सहायक इंजन जो था, हेल्पिंग इंजन था, वो आउट ऑफ एक्शन था, मीन्स आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, काम करना उसने बंद कर दिया था। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। जनवरी 4 को
जिसका कि हो चुका था 36 आवर्स हो चुका था वेव हिट हुए, और कंटिन्यूस उनकी पंपिंग स्टार्ट थी, वाटर पंप आउट करना है, कंटिन्यूस वो एक्टिविटी चल रही थी। तो अब उनके बोट में कुछ ही फ्यू सेंटीमीटर्स ही पानी बचे हुए थे, फ्यू सेंटीमीटर्स पानी का लेवल था जो वो फ्यू सेंटीमीटर्स बच गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब उनको बस ये देखना था कि ज़्यादा पानी का लेवल बढ़े नहीं, क्योंकि पानी तो कहीं ना कहीं से अंदर रिस रहा था, तो उसको बस उनको अपने कंट्रोल में रखना था कि जितना पानी अंदर आ रहा है उससे ज़्यादा कोशिश करें कि बाहर निकले, पंप आउट कर दें वो। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मेन मास्ट पे, जो मेन मास्ट थी उस पर वो कोई भी सेल नहीं डाल सकते थे, सेल हॉइस्ट नहीं कर सकते थे। Just to take a look at the picture, this is the main mast and this is the main sail. So they could not expect it, ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इस पे कोई भी, ये this is the main sail, ये पोर्शन this, तो they could not do it. Why? क्योंकि उनकी पूरी शिप जो थी वो टूटी हुई थी, it was almost broken. तो अगर वो इसके ऊपर कोई भी मास्ट के ऊपर अगर वो सेल हॉइस्ट करते तो क्या होता, उसके प्रेशर से आगे उनको प्रॉब्लम हो सकती थी। We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. क्योंकि प्रेशर जो होता है रिगिंग, प्रेशर ऑन द रिगिंग मतलब रस्सी जो उनके साथ बंधी हुई होती है, सेल जो बंधा होता है, तो वो उसको खींच के उनके हल को, बॉडी को अलग अलग कर देती, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रोकन थे सारे पार्ट्स। किसी तरह से वो उन लोगों ने एक साथ जोड़ा हुआ था, अलमीरा के कुछ पोर्शन से जुड़ा हुआ था, और किसी तरह वो आगे जा रहे थे, पानी में आगे बढ़ रहे थे उस ओशन में। और अगर उस पर सेल हॉइस्ट कर देते, ऊपर सेल लगा देते, तो प्रेशर जो आता, हवा का प्रेशर और उसके रोप के प्रेशर से वो सारे पार्ट्स जो थे बोट के वो अलग अलग बिखर सकते थे। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। तो वो छोटा सा जो स्टॉर्म जिप था उसके बगल में एडजेसेंट टू दैट, उसको उन्होंने होस्ट किया, और ये अंदाजे से कि इस एरिया में वो आइलैंड हो सकते हैं, उस साइड वो जाने की कोशिश करने लगे। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. मैरी उनकी वाइफ जो होती हैं वो कुछ कॉर्न बीफ, बीफ इज़ अ काइंड ऑफ मीट, और कुछ क्रैकर बिस्किट लेके आती हैं, और इन लोगों ने 2 दिनों के बीच में, करीब करीब 2 दिन गुजर चुके थे, उसके बीच में इन लोगों ने पहली बार कुछ खाया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन इनका जो ये रेस्ट था, रिलीफ था, वो बहुत ही कम समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगान बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे का समय था जब फिर से वापस काले बादल उनके पीछे, बोट के पीछे दिखने लगे। विद इन द आवर्स ऑफ द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और जल्दी ही हवाएं तेज़ी से बहने लगी, 40 knots की स्पीड से बहने लगी, और समुद्र में ऊंचे तूफान उठने लगे। द वेदर कंटिन्यूज टू डिटेरियरेट थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात मौसम खराब ही होता रहा और ज़्यादा ख़राब होता गया। एंड बाई डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। और फिर से सुबह 5 जनवरी की सुबह को उनकी कंडीशन जो थी वो होपलेस हो गई। When I went to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जो अपने बच्चों को सांत्वना देने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए अपने बच्चों के पास जब जाते हैं गॉर्डन, तो जॉन, उनका बेटा जो था 6 years का, जोनाथन, वो पूछता है कि क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। वो कोशिश करता है उसको अश्योर करने की, दिलासा देने की कोशिश करता है कि नहीं, हम बच जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सुनता नहीं है, कहता हुआ जाता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये उनके बेटे ने कहा, विच इज़ टाइटल ऑफ योर चैप्टर, यू एंड मम्मीस यू एंड आई। कहता है उतना छोटा सा बच्चा, यू कैन इमेजिन, वो अपने फादर को इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, अगर हम सब एक साथ हैं तो मुझे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड।
तो गॉर्डन को कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिला जिससे वो उसका रिप्लाई दे सके, उसको क्या कहना है ये समझ नहीं आया गॉर्डन को. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटर्मिन्ड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड. लेकिन एक डिटर्मिनेशन इनसे मिलता है कि इतना छोटा सा बच्चा जब इस तरह से उनके ऊपर बिलीव करता है कि सब एक साथ हैं तो उनको मरने का डर नहीं है, तो एक तरह से ये डिटर्मिन हो जाते हैं, इनको संकल्प मिलता है इससे, और वो ये डिसाइड करते हैं, तय करते हैं कि वो किसी तरह से जितनी भी अपनी कोशिश हो सकेगी वो सारी कोशिश लगा देंगे और इनको बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू heave to with the undamaged porthole facing the oncoming waves, using an impoverished sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin. तो वो सबसे पहला जो उनका काम था वो स्टारबोर्ड के साइड को रिपेयर करना था. तो उन्होंने ये कोशिश की कि डिसाइडेड टू हीव टू स्टॉप स्टारबोर्ड का साइड जो अंदर की तरफ बल्ज इन हो चुका था उसको उन्होंने रिपेयर करने को सोचा, कुछ इस तरह से कि ताकि वो कुछ समय निकाल ले लहरों में और वो आइलैंड तक पहुंच जाए. तो उसको उन्होंने किस तरह से अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, और उसको उन्होंने क्या किया, अनडैमेज्ड पोर्ट हल बॉडी जो था उसका नीचे का पार्ट जो था जहाँ से कि वेव्स आ रही थी और जो टूटा नहीं था उसको लेके उन्होंने और एंकर के हेवी नाइलॉन रोप से 22 लीटर प्लास्टिक बैरल को उसमें टाई कर दिया, बांध दिया. यू कैन सी प्लास्टिक बैरल्स, ये आपने देखा होगा, बड़े बड़े बैरल होते हैं विच ऑब्वियसली फ्लोट्स ऑन द सी सरफेस, वो पानी के सरफेस पे तैरते हैं. तो इसको उन्होंने बड़े बड़े नायलॉन के एंकर जो थे, मोटी रस्सियाँ थी, उससे उनको साइड पे बांध दिया. दैट इवनिंग Mary and I sat together holding hands and the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस शाम को जब वो मैरी के साथ बैठे हुए थे तो शिप जैसे आगे बढ़ रही थी और जितना मूवमेंट होता था उसी के साथ बहुत सारा वेव्स के साथ, लहरों के साथ पानी उनके टूटे हुए प्लैंक्स के द्वारा शिप में अंदर आ जा रहा था. वी बोथ फेल्ट द इनवर्ड वेरी नियर, और दोनों को लगता है कि अब उनका अंत बहुत करीब है क्योंकि अब वो डूबने वाले हैं. But the wave walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन वेव वॉकर निकल जाती है उस तूफ़ान से होके, और जनवरी 6 की मॉर्निंग हवा भी धीमी हो जाती है और ऑथर कोशिश करते हैं सेक्सटेंट से मेज़र करने के लिए, रीडिंग लेने के लिए कि व्हाट इज़ देयर एग्जैक्ट सिचुएशन. सेक्सटेंट इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र एंगुलर डिस्टेंस. तो वो कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट सिचुएशन पता करें कि विच वे दे हैव टू फॉरवर्ड. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन. तो चार्ट रूम में आके वो कैलकुलेट करते हैं विंड की स्पीड और जो उनके बोट का बहाव था, जिस एरिया में वो आगे फॉरवर्ड हो रहा था, करंट धारा जिस एरिया में उसको मूव कर रही थी. तो इन सब को कंसीडर करके, इन सब का कंसिड्रेशन लेके उन्होंने कोशिश की पोजीशन जानने की. द बेस्ट आई कुड डिटर्मिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. वो देखते हैं अपने अंदाजे से कि ये 1,50,000 किलोमीटर लंबे चौड़े ओशन में एक 65 किलोमीटर का छोटा सा आइलैंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. वाइल आई वॉज थिंकिंग, स्यू मूविंग पेनफुली जॉइन मी. जब वो सोच रहे हैं कि इस अंदाज़ा लगा रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन के बारे में, उसी समय स्यू आती है उनके पास जो कि तकलीफ़ में है. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन एंड हर ब्लैक एंड आई नैरो टू अ स्लिट. उसका जो साइड था जहाँ पे उसको इंजरी हुई थी, चोट लगी थी, वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन था उसका. बहुत ही बुरी तरह से स्वेलिंग आ गई थी वहाँ पे, और उसकी आइज़ जो थी एक छोटी सी नैरो स्लिट, स्लाइट ओपनिंग की तरह खुली हुई थी. बहुत ही छोटी सी उसकी आंखें हो गई थी क्योंकि वो पूरी तरह से सूजी हुई थी. शी वॉज हार्डली एबल टू सी.
शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, जो उसने जो एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया हुआ था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, तो सामने उस कार्ड के फ्रंट पेज पे कैरिकेचर कार्टून बनाए हुए थे ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स. किसका कार्टून था? गॉर्डन का और उनकी वाइफ का. तो सू ने अपने मम्मी और पापा का कार्टून बनाया हुआ था फ्रंट पे. हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. लिखा था उसमें कि ये कुछ मज़ेदार लोग हैं, क्या उनको देख के आपको हंसी आई? मुझे तो बहुत हंसी आई. इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज था. ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो ये कार्ड आपको धन्यवाद करने के लिए, थैंक्स करने के लिए है, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा. Somehow we had to make it, and this gave another kick of determination. और फिर से वापस गॉर्डन सोचते हैं कि उन्हें कुछ करना है अपने बच्चों के लिए. I checked and rechecked my calculation, अपने कैलकुलेशन को वापस चेक करते हैं. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. तो उनका मेन कंपास जो था वो खो चुका था, और जो वो यूज़ कर रहे थे एक दूसरा उनके पास स्पेयर कंपास था, वो उसको यूज़ कर रहे थे, उसका मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए उसमें करेक्शन नहीं था. मतलब मैग्नेटिकली वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे पा रहा था, उसमें थोड़ी डिफरेंस होती थी. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean. तो वो ये सब कुछ स्पेकुलेट करते हैं, इन सब को कंसीडर करते हैं. अलाउंस मीन्स एडजस्टमेंट करते हैं, वो जो इनका मैग्नेटिक वेरिएशन था उस कंपस का उसको करते हैं और एस्टिमेट करते हैं इन्फ्लुएंस, कि क्या उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रभाव हो सकता है वेस्टर्नली करंट का, जो कि इस पार्ट में इंडियन ओशन के पार्ट में वेस्टर्नली करंट का भी इफ़ेक्ट होता था जो उस साइड से शिप जाती थी. तो उनके शिप पे, उनके बोट पे इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा वो सारा मेज़र करते हैं, और मैग्नेटिक वेरिएशन जो उस कंपस में आ रहा है उसको भी मिला के वो अंदाज़ा लगाते हैं. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. तो वो 2 बजे ऊपर जाते हैं डेक पे और लैरी को कहते हैं कि वो स्टीयर करे, मतलब अपने बोट को घुमाए 185 डिग्रीज. इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन विच आई डिड नॉट फील. एक कन्विक्शन वो बिलीव के साथ कहते हैं जो कि उनको खुद ही अपने बिलीव पे विश्वास नहीं होता. ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. तो अगर वो ये 185 डिग्रीज पे मोड़ ले रहा है अपनी शिप को, डेक को, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि 5 बजे तक उनको एक आइलैंड दिख जाएगा. वो आयल एम्स्टर्डम के लिए स्पेकुलेट अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे. लेकिन एक कन्विक्शन जिस बिलीफ के साथ वो उसको बोल रहे थे, लैरी को कह रहे थे, वो उनको खुद ही उस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं था उनके पास, कोई एग्जैक्ट आइडिया लगाने के लिए कोई भी उनके पास इक्विपमेंट्स ऐसे नहीं थे जिससे वो एग्जैक्ट मेज़रमेंट ले पाते. तो एक कैलकुलेशन था, रफ कैलकुलेशन जो उन्होंने किया था, उसी से लैरी को इंस्ट्रक्शन किया कि 185 डिग्रीज पे वो टर्न करे. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज ऑफ. तो वो एक हैवी हार्ट के साथ, क्योंकि उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है, इफ़ दे मिस दैट आइलैंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच अशोर. अगर वो आइलैंड किसी भी तरह से मिस हो जाती, उनका डायरेक्शन सही नहीं होता, तो फिर उनको किनारे पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल हो जाएगा. ऐसा सोचते हुए वो नीचे जाते हैं, अपने बंक पे क्लाइंब करते हैं जहाँ पे उनका प्लेस था, रेस्टिंग प्लेस, वहाँ पे, और सरप्राइजिंगली नींद आ जाती है उनको, झपकी आ जाती है. व्हेन आई वोक अप वॉज 6 p.m. उनकी नींद खुलती है जब 6 बज चुके होते हैं. एंड ग्रोइंग डार्क आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड. अब वो सोचते हैं, क्योंकि डार्क हो रहा था बाहर, तो उनको लगता है कि आइलैंड कहीं ना कहीं बीच में मिस हो चुका है, क्योंकि उनका जो अंदाज़ा था वो 5 p.m. तक का था. It was already 6 p.m. And with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. तो इनको पता था कि अगर ये आगे निकल गए हैं, आइलैंड कहीं पीछे छूट गया है, तो वेस्टर्ली विंड्स जो हैं उनको बीट करना, उसके अगेंस्ट बोट को लेके जाना, दैट वुड बी इम्पॉसिबल. At that moment, a tousle head appeared by my bunk.
उसी समय उसी मोमेंट पे एक टॉजल्ड हेड, एक्सट्रीमली डिसऑर्डरली, जो उसका सर जो था बहुत ही बड़ा सा अस्त व्यस्त दिखता है उनको। कौन थी वो? कैन आई हैव अ हग? तो वो पूछती है कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। जोनाथन था उनका बेटा। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और उसके पीछे स्यू थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। पूछते हैं कि मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। जोनाथन जब उनको गले लगाने के लिए पूछता है तो कहते हैं गॉर्डन कि मुझे क्यों गले लगा रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। वो 6 years ओल्ड जोनाथन जो है कहता है कि आप बेस्ट डैडी हो और इस वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। कहता है कि शायद आज नहीं। वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। एक डिटर्मिनेशन के साथ, फर्मनेस के साथ कहती है कि नहीं, आप हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन हो। यू फाउंड द आइलैंड। अब कहते हैं कि तुमने आइलैंड ढूंढ लिया, आपने बता दिया था, जो डायरेक्शन बताया था वहाँ पे आइलैंड मिल चुका है। यू फाउंड द आइलैंड। वॉट, आई शाउटेड, चिल्ला पड़ते हैं। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड। दोनों एक साथ बोलते हैं। कोरस मीन्स सेट टुगेदर, कि वहाँ पे सामने हमारे बिल्कुल फ्रंट में आइलैंड दिख रहा है। एज बिग एज अ बैटल शिप, एक बैटल शिप के जितनी बड़ी साइज़ का आइलैंड दिख रहा था। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of the Isle Amsterdam. Isle Amsterdam सामने stark outline दिख रहा था। हालांकि अंधेरा हो रहा था, लेकिन फिर भी उनको वो आइलैंड दिखाई दे रहा था। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. वो जो आइलैंड था, छोटे से द्वीप थी उस ओशन के बीच में, वो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बिल्ड हुई थी, बहुत छोटी सी थी और बहुत ही थोड़े से उस पर पेड़ पौधे थे। लिटिल वेजिटेशन, पेड़ पौधे बहुत कम थे, लेकिन उस समय वो दुनिया की सबसे खूबसूरत आइलैंड थी, मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, क्योंकि इट हैड सेव्ड देयर लाइफ। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। रात में थोड़ी दूरी पे वो अपने किनारे से थोड़ी दूरी पे ही वो अपनी बोट को रोक लेते हैं। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered us, they helped us ashore। तो उस समय सुबह को जब 28 inhabitants को पता चलता है कि ये लोग वहाँ पे आके रुके हैं, इनकी बोट खड़ी है, तो सब आते हैं, दे वेलकम देम, और उनको लेके जाते हैं किनारे तक, उनकी बोट को लेके जाते हैं, क्योंकि बोट इस कंडीशन में नहीं थी कि वो उसको किनारे तक लेके जाते। तो सब मिलके उनको लेके जाते हैं साइड तक। इनहेबिटेंट्स थे जो आइल एम्स्टर्डम पे फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, वहाँ पे वो फ्रेंच पीपल थे, वो सब आके इनको साथ में लेके जाते हैं। With land under my feet, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed the wheel for all those crucial hours। जब वो ज़मीन पे उनके पैर पड़ते हैं तो फिर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, किस तरह से उन लोगों ने फर्मनेस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपनी मुसीबतों का सामना किया था, जिसमें कि लैरी और हर्बी ने इतना हेल्प किया था उनका, और उनकी ऑप्टिमिज़म, जो उनकी आशावादिता थी, इतने ज़्यादा परेशानियों, कठिन परेशानियों में, मुश्किल डायरेक्ट स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस के समय, और मैरी जिसने कि व्हील पे उनका साथ दिया था, हमेशा स्टेयर किया था, उसने भी हार्डवर्क की थी उन मुश्किल घड़ी में। तो ये सारी चीज़ें जो पुरानी बातें हैं वो उनको अभी याद आ रही हैं। ही इज़ रिकॉलिंग ऑल दोज थिंग्स। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट अ 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा उनको ध्यान आता है अपनी बेटी का, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो कि अपने सर के घाव के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी परेशान हैं, तो इतने बड़े चोट को भी वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं बताती है। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव अ recurring ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। बाद में स्यू को 6 ऑपरेशन के द्वारा उसके स्कल और स्किन के बीच में जो ब्लड क्लॉट हो रहा था सब्सिक्वेंट, तो बार बार उसके बीच में ब्लड क्लॉट आ जा रहा था, स्किन और स्कल के बीच में खून जमा हो जा रहा था, तो उसको 6 ऑपरेशंस के द्वारा हटाया गया। अलग अलग समय पे उसके 6 ऑपरेशन हुए। इट वॉज सो सीवियर एंड ऑफ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उनका बेटा जो कि 6 साल का था और उसको मरने से डर नहीं लग रहा था,
अगर वो सब एक साथ थे। तो ये है आपका चैप्टर। एंड डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर गिव्स अस अ वेरी एम्फैटिक मैसेज। बहुत ही प्रभावशाली एक मैसेज आपको मिलता है दैट वॉट एवर द सिचुएशन इज़ वी शुड नेवर लूज़ होप एंड नेवर सीज आवर एफर्ट्स। कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोना चाहिए और अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए। इट वॉज गॉर्डन एंड हिज मेट्स होप, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। उनकी उम्मीद थी, उनका डिटर्मिनेशन संकल्प था और लगातार परसिस्टेंट एफर्ट था विच ड्रीव देम आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ डेथ, जिसने उनको मौत के चंगुल से निकाला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।